वालेकुम। कल हमने कवर किया था लिपिड। आज अब हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की बात करूँ तो इस न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड पीएफडीसी ने टॉपिक मेंशन तो किया है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक भी इंक्लूड है, जिसमें आपके पास हमें डीएनए को कवर करना है, उसके साथ आरएनए को कवर करना है, एंड इवन इसमें कुछ प्रोसेस है लाइक ट्रांसक्रिप्शन एंड डीएनए रिप्लिकेशन, टाइप्स ऑफ आरएनएस। ये टॉपिक इंक्लूड है इसी न्यूक्लिक एसिड के अंदर, तो इन सबको भी हमें डिस्कस करना है। इन टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर अगर देखें तो वो क्वेश्चन आ चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और कार्बोहाइड्रेट्स के दो पार्ट्स हुए थे, वन पार्ट और सेकंड पार्ट। ये दोनों पार्ट्स जिन्होंने नहीं देखे वो जरूर इसे देखें, ठीक है। अब आते हैं हमारे असल टॉपिक की तरफ। हिस्ट्री में आपके पास कुछ डिटेल्स हैं, लाइक तो आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रीडरिक मिशर, फ्रीडरिक मिशर जो कि स्विस फिजिशियन है। और इन्होंने क्या किया था कि पस सेल जो है उनमें से कंपाउंड को आइसोलेट किया था न्यूक्लियस में, जिसको इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन का, ठीक है। इन्होंने नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं दिया था, इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से इनको फिर नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। उसके अलावा अब हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। जो न्यूक्लिक एसिड है बेसिकली ये पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस के, इनके पास हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। इनकी अकरेंस का पूछा जाए तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में मौजूद है, चाहे आपका आरएनए चाहे आपका वायरस ही क्यों ना हो, ठीक है, फ्रॉम वायरसेस टू द ह्यूमन। और इनके टाइप के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो आपके पास जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था इंट्रोडक्शन का, उनमें मैंने बताया था कि आपके पास आता है डीएनए और आपके पास आता है आरएनए। अब जो डीएनए आपके पास है ये बेसिकली पॉलीमर है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का, और जो राइबो आरएनए है वो आपके पास पॉलीमर है राइबो न्यूक्लियोटाइड का। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और इसमें कुछ और चीजें हैं वो मैं आगे चलकर मेंशन कर दूंगा। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन क्या है। इसमें आपके पास सबसे पहले मैं बताऊं तो न्यूक्लियोटाइड है क्या, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड तो हमने पढ़ लिया कि भाई वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, पर सर न्यूक्लियोटाइड है क्या। तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड है, इनको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये बेसिकली मोनोमर्स हैं, दे आर मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो आपके पास न्यूक्लिक एसिड है उनके मोनोमर को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड के। इनकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है ओके पेंटोज शुगर। जो मोनोसेक्राइड का टॉपिक हुआ था फर्स्ट पार्ट में, हमने वहां पर डिटेल के साथ इनको डिस्कस कर चुके हैं। वहां पर अगर आपने लेक्चर मिस किया है तो जरूर उनको देखें। पेंटोज शुगर जो आपके पास है ये एक 5 कार्बन शुगर है, इज अ 5 कार्बन शुगर। और इसमें जो सेकंड पार्ट है वो है आपके पास नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस में आता है, अच्छा इससे रिलेटेड जो आपके पास एमटीके में जो पॉइंट आती है या एमसीक्यूज आता है वो ऐसे आता है कि जो आपके पास नाइट्रोजन बेसिस है वो इस पेंटोज शुगर के किस कार्बन पर अटैच होता है। नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो अटैच होता है कार्बन नंबर फर्स्ट, पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर फर्स्ट होता है, वहां पर अटैच होता है आपके पास न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं यहाँ पर डिटेल के साथ ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूँ फिर मे भी आपको ज्यादा क्लियरेंस हो। या आपके पास पेंटोज शुगर है, ठीक है। में ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, और यहाँ पर आउट ऑफ रिंग जो आपके पास होता है वो होता है कार्बन नंबर 5। यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 होता है यहाँ पर आपके पास अटैच होता है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं आगे डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली रिंग्स होते हैं इस तरह से, आगे टाइप्स में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और यहाँ पर कार्बन नंबर 5 पर आपके पास अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर आपके पास अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो इस तरह से एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। ये आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस, आपके पास फॉस्फेट ग्रुप। टॉपिक में से बस इस तरह के आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। आपसे एक सुंदर पूछेगा कि भाई बताओ कि पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर क्या अटैच होता है, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होते हैं। या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो इस पेंटोज शुगर के किस कार्बन नंबर पर अटैच होता है। सिमिलरली आपसे पूछ सकता है फॉस्फेट ग्रुप के बारे में कि फॉस्फेट ग्रुप किस कार्बन
नंबर पर अटैच होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस अटैच टू कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोस शुगर। तो नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है, वो आता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप से रिलेटेड ये पूछेगा कि अटैच टू which carbon of pentose sugar is attached to carbon number 5, carbon number 5 of pentose sugar। ये आपके कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स थी जो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस, अब सबसे पहले बेसिस का मतलब क्या है। ये जो आपके पास एक वर्ड आ रहा है बेसिस, इसका मतलब क्या है। जो नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो नाइट्रोजन containing ring structure called basis। यहाँ पर मैंने नीचे मेंशन किए हैं कुछ डायग्राम्स, ये सब के सब जो आपके पास है, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है, वो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। लेकिन देखिए, सबके पास जो कॉमन नाइट्रोजन सबके पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर देखें थाइमिन में और ग्वानिन में भी, इवन आपके पास एडिनिन और प्यूरिन्स में, हर जगह पर आपको नाइट्रोजन तो नजर आएगा ही आएगा। जितनी भी रिंग स्ट्रक्चर हैं जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है, हम उसको कहते हैं बेसिस। यहाँ पर आपको पता है कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस में जो टाइप्स आती हैं, उसमें से दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप है प्यूरिन्स और दूसरी टाइप है पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में कौन से नाइट्रोजन बेसिस आते हैं और पिरिमिडिन में कौन से नाइट्रोजन बेसिस आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि जो आपके पास ये दोनों चीजें जो होती हैं, वो डीएनए और आरएनए डिफरेंट होती हैं। डीएनए एंड आरएनए में दोनों चीजें डिफर करती हैं किसी ना किसी में। लेकिन जो आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, इट इज अ कॉमन ग्रुप, कॉमन एसिडिक ग्रुप बोथ डीएनए एंड आरएनए। जब भी आपको एग्जामिनर कहे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डीएनए एंड आरएनए, या आपको कंपैरिजन टेबल बना करते आपको मैच करना हो, तो हमेशा फॉस्फेट ग्रुप जिस भी ऑप्शन में हो उसको एलिमिनेट कर दें। क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप चाहे डीएनए हो आपके पास या आपके पास आरएनए हो, दोनों में फॉस्फेट ग्रुप हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। आपको अगर कंपेयर करना हो डीएनए और आरएनए को, तो शुगर के अकॉर्डिंग और नाइट्रोजनस बेसिस के अकॉर्डिंग आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। ये बातें यहाँ पर क्लियर कर दी मैंने। अब आते हैं टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा प्यूरिन्स को। प्यूरिन्स हैं क्या, ठीक है। यहाँ पर एक और टर्म है आपके पास, वो भी मैं डिस्क्राइब कर दूं। यहाँ पर जितना कुछ आपको समझा है वो मैं यहाँ पर आपको समराइज करके देता हूँ। जो आपके पास पेंटोस शुगर होती है, पेंटोस शुगर, आपको पता है कि ये 5 कार्बन शुगर है। उसके अलावा एक और कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन बेसिस। ऊपर डेफिनेशन भी मेंशन है, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। अगर एग्जामिनर कह के व्हाट विल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो आपके पास कंपाउंड बनता है, हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ये तो आपके पास है न्यूक्लियोसाइड। अगर यहाँ पर हम एक और चीज भी ऐड कर दें, ठीक है, मैं यहाँ पर एक और चीज भी ऐड कर देता हूँ, लाइक अगर हम पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेसिस के साथ फॉस्फोरिक एसिड को भी ऐड कर दें, तो फिर आपके पास क्या बनेगा, ठीक है। अगर आप पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फोरिक एसिड को ऐड कर दें, तो देन आपके पास जो कंपाउंड बनेगा, हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। और
अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि अगर आपके पास दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो वो दोनों आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सो टू न्यूक्लियोटाइड्स, पॉइंट्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड, आर बॉन्डेड। हम पढ़कर आएंगे अगर आपके पास दो मोनोसेक्राइड्स हैं तो आपस में जब भी कंबाइन होते हैं तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह हम पढ़कर आए हैं प्रोटीन्स में कि जब भी आपके पास दो अमाइनो एसिड्स हैं, सॉरी तीन अमाइनो एसिड्स हैं, तो उसमें जो बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अगर आपके पास दो न्यूक्लियोटाइड्स हो या उससे ज्यादा हो, देन उसमें क्या लिंकेज बनेगा, क्या बॉन्ड बनेगा? वो बनेगा आपके पास टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड या बॉन्डेड बाय इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं दैट इज फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो जो मैंने ऊपर चीज बताई थी एक, तो मैं हाईलाइट कर दूं, पर मैंने एक चीज बताई थी कि आपके पास जो अब ये जो बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, ठीक है। ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है अगर पूछा जाए तो कैसे बना, अच्छा इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको हम COPOC नाम भी देते हैं, COPOC, और ये पास पेपर में आ भी चुका है ये पूरा। इसके अलावा ये चीज़ें भी आपके पास पेपर में आ चुकी हैं, इवन आपके पास न्यूक्लियोसाइड भी पूछा गया है। तो ये जितने भी मैं यहाँ पर पॉइंट बता रहा हूँ ये बेसिकली एक एक MCQs ही हैं। एडिशनल बात यहाँ पर मुझे बतानी थी कि जो आपके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो कैसे बनता है। हम पढ़कर आएंगे जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास एक 6 मेंबर रिंग, ठीक है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड कैसे बनता है? इन दोनों के दरमियान आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन आयन और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन, तो क्या होता है जब ये दोनों रिलीज होते हैं तो इनके दरमियान, सॉरी, जब ये दोनों रिलीज होते हैं तो वाटर जब रिलीज होता है यहाँ से कंडेंसेशन के रिजल्ट में आपके पास यहाँ पर बनता है बॉन्ड। तो यहाँ पर जो आपके पास बॉन्ड बनता है हम उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये तो आपके पास है कार्बोहाइड्रेट्स की, मैंने यहाँ पर आपको रिवीजन करवा दी। लेकिन अब मैं आऊँ यहाँ पर कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कैसे बनता है। यहाँ पर क्योंकि जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर नाम मेंशन कर देता हूँ कि आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड है और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, जो आपके पास फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है इसमें जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है और ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद होता है कार्बन नंबर 3 पर, ठीक है। और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप, और ये ग्रुप कार्बन नंबर 5 पर मौजूद होता है। इनकी वजह से जाकर आपको पास बनता है बॉन्ड जिसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पर मैंने आपको समराइज कर दिया जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं। अब चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस की पर। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस में आपके पास मैंने बताया कि दो आते हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी आपके पास आती है उसमें हम बात करेंगे स्ट्रेट चेन नाइट्रोजनस बेसिस की। नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। अब इसमें आपके पास कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस आ जाते हैं वो मैं यहाँ पर एक एक का नाम मेंशन करूंगा, और ना सिर्फ नाम मेंशन करूंगा बल्कि बताऊंगा कि ये हम पढ़कर आए पीछे पीछे हम किसी टॉपिक में पढ़कर आए, और वो टॉपिक है आपके पास लिपिड। इसमें आपके पास आता है कोलिन जो कि एक स्ट्रेट चेन नाइट्रोजनस बेसिस है। उसके अलावा इसमें आता है इथेनॉल अमाइन, ये है सेकंड। और तीसरा इसमें जो हम पढ़ते हैं वो है सीरीन, आपके पास है सीरीन। ये तो आ गया स्ट्रेट चेन की कैटेगरीज, बट जो न्यूक्लिक एसिड है हम उसमें स्ट्रेट चेन नाइट्रोजन बेसिस नहीं पढ़ते। ये स्ट्रेट चेन हम कहाँ पर पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं, आपको याद है हम कोलिन पढ़कर आए कहाँ पर? हम पढ़कर आए लिपिड के अंदर, हमने जो पढ़ा था फॉस्फोटिडाइल कोलिन। ये कोलिन क्या है? ये बेसिकली आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस ही है। अब नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आते हैं, तो नेक्स्ट कैटेगरी में आपके पास रिंग चेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिंग चेन
नाइट्रोजनस बेसिस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा NB। ठीक है, टाइम कम है इस वजह से, और भी चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। नाइट्रोजनस बेसिस में जो रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं वो फर्दर हम डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, सो हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट इसमें जो कैटेगरी आती है हम उसे नाम देते हैं सिंगल रिंग, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, जो कि हम इसे और भी नाम देते हैं प्रिमिडीन का, प्रिमिडीन। और जो नेक्स्ट कैटेगरी में आपके पास आते हैं वो है डबल रिंग। इस डबल रिंग स्ट्रक्चर में हम इसे नाम देते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है, वो है प्यूरीन्स। ठीक है, ये आपके पास एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं इसमें, ये जो सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है हम उसे क्या कहते हैं। अब देखिए कितना सिंपल आपसे पूछा है, सिंगल रिंग जो नाइट्रोजनस बेसिस है हम उसे नाम देते हैं प्रिमिडीन का, प्रिमिडीन का। और आपके पास जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है इसे क्या नाम देते हैं, हम इसे नाम देते हैं प्यूरीन्स का। अब यहाँ तक एग्जामिनर नहीं रुका, फिर वो आपसे आगे कुछ पूछता है कि बताएं कि सिंगल रिंग में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं। ठीक है, अब जो सिंगल रिंग में जो फर्स्ट नाइट्रोजनस बेसिस आता है वो आता है साइटोसिन, दूसरा आता है यूरासिल, और तीसरा आपके पास आता है थायमीन। थायमीन। अब डबल रिंग के बारे में पूछता है, बताएं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इट इज द डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस। उसमें आपके पास आता है ग्वानिन एंड द सेकंड वन ग्वानिन एंड एडेनिन। ठीक है, यूरासिल, थायमीन, सॉरी 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 आपके पास साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन एंड यहाँ पर ग्वानिन एंड यहाँ पर एडेनिन। ठीक है, यहाँ तक एग्जामिनर नहीं रुका, फिर आगे जाकर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताओ इसमें से वो कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि दोनों कॉमन है डीएनए और आरएनए के अंदर। कॉमन रिंग नाइट्रोजनस बेसिस इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। कोई बात नहीं, हमने एमडी के मेंशन से पढ़ा है कौन कौन से हैं। हमारे पास है साइटोसिन, मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा, जस्ट सिंबल मेंशन कर रहा हूँ, मैंने मेंशन करती है यहाँ पर सिंबल्स, साइटोसिन, ग्वानिन एंड एडेनिन। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ तक भी नहीं रुकता, आगे जाकर और पूछता है आपसे कि भाई बताओ कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेसिस है। ठीक है, और वो बताओ कि वो सिंगल रिंग है या डबल रिंग है, और सिंगल रिंग या डबल रिंग में वो कौन सा नाइट्रोजनस बेसिस है जो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मिलता है, ओनली फाउंड इन। अगर ओनली फाउंड इन डीएनए की बात करें तो फिर आप कौन सा चूज करेंगे, और ओनली फाउंड इन आरएनए की बात करें तो फिर आप कौन सा चूज करेंगे। देखें किस तरह से एग्जामिनर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको रेडी होना पड़ेगा। डीएनए जो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में जो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस मिलता है उसमें आपके पास आता है सिंगल रिंग वाली कैटेगरी। ठीक है, और आरएनए भी में भी इसी में से होता है सिंगल रिंग वाली में से। इसमें जो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस आता है उसको हम नाम देते हैं थायमीन का। जब आरएनए की बात करें तो इसमें आपके पास आता है यूरासिल। तो कुछ पॉइंट्स थी जो मुझे मेंशन करनी थी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नाइट्रोजनस बेसिस रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको थोड़ा झटका लगेगा, इसीलिए ध्यान से सुने कि ये सारी रिंग स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं। अब कैसे याद करेंगे आप, वो भी मैं टेक्निक बताऊंगा, लेकिन ये आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर डिटेल बताई है हम यहाँ पर मेच करते हैं इस डिटेल को, सॉरी। हम पढ़कर आएंगे जो सिंगल रिंग है हम उसे कहते हैं प्रिमिडीन। ठीक है, जो सिंगल रिंग है हम उसे क्या कहते हैं, प्रिमिडीन। अब प्रिमिडीन में देखिए आपके पास क्या क्या आता है, साइटोसिन आता है, साइटोसिन, आपके पास यूरासिल आता है, आपके पास थायमीन आता है। तो ये सब क्या है, ये इन कैटेगरीज में मिलते हैं जिसे हम कहते हैं प्रिमिडीन। और यहाँ पर मैंने एक और चीज मेंशन की थी कि जो आपके पास यूरासिल है सिर्फ और सिर्फ मिलता है आरएनए के अंदर। ठीक है, और जो आपके पास थायमीन है वो सिर्फ मिलता है इस डीएनए के अंदर। और यहाँ पर प्यूरिन्स जो कि एक डबल रिंग स्ट्रक्चर आप देखें, फर्स्ट रिंग एंड सेकंड रिंग, यहाँ पर देखें फर्स्ट रिंग एंड देन सेकंड रिंग, और ये एडेनिन ग्वानिन में कुछ और चीजें। अच्छा, मुझे यहाँ पर आपको बतानी थी कि कैसे हम इनको याद कर सकते हैं एमडीकेट के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा इसको याद करने की।
हो सकता है एग्जामिनर आपको रिंग स्ट्रक्चर दे दे और पूछे कौन सी इसमें से प्यूरिन है, कौन सी साइटोसिन है, कौन सी यूरासिल है, कौन सी थायमिन है। सारे रिंग स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हैं और कंफ्यूजिंग है, तो इस वजह से मैं इस ट्रिक तो आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस ट्रिक को यूज करके ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इस ट्रिक में सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग्स। ये नंबर ऑफ रिंग्स हैं, जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक ट्रिक्स अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। नंबर ऑफ रिंग्स मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं कि नंबर ऑफ रिंग्स अगर पूछे तो आपके पास आता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, एक आपके पास आता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर और दूसरा आपके पास आता है डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों मैंने ऊपर डिटेल के साथ मेंशन कर लिए हैं, तो आप इनको जरूर इसे याद करें, इसके बिना आप इस ट्रिक को याद कर नहीं सकोगे। तो नंबर ऑफ रिंग्स में अगर आपके पास 2 रिंग्स हैं, ठीक है 2 रिंग्स हैं, तो आप इसमें कार्बन नंबर 6 को देखेंगे, कार्बन नंबर 6 को देखेंगे। अगर कार्बन नंबर 6 में आपके पास क्या है, आपके पास अमोनिया ग्रुप है, तो हम इसे नाम देंगे कार्बन नंबर 6 देखेंगे आप। अगर कार्बन नंबर 6 पे अमोनिया है तो आप इसे एक नाम दोगे जिसे हम कहते हैं एडेनिन का, तो ये आपके पास कौन सी रिंग होगी, एडेनिन की रिंग होगी। ठीक है, अगर कार्बन नंबर 6 पर अमोनिया नहीं है तो फिर आप इसको क्या नाम दोगे, तो फिर आप इसको एक नाम दोगे, अच्छा अगर अमोनिया ग्रुप नहीं है, ऑक्सीजन ग्रुप मौजूद है, क्या है आपके पास ऑक्सीजन ग्रुप, देन आप इसको क्या नाम दोगे, अगर ऑक्सीजन ग्रुप है देन आप इसको नाम दोगे ग्वानिन का। ये तो हमने बात की जब 2 रिंग्स हो। ठीक है, अगर क्या हो आपके पास एक ही रिंग हो, आपके पास अब एक ही रिंग मौजूद है, तो आप जब एक रिंग हो तो आप देखेंगे कार्बन नंबर 4। अगर कार्बन नंबर 4 में के पास मौजूद है अमोनिया ग्रुप, तो हम इसे कहेंगे साइटोसिन। अगर कार्बन नंबर 4 के पास अमोनिया नहीं है देन आप चेक करेंगे उस रिंग में कार्बन नंबर 5 को, सॉरी अगर कार्बन नंबर 4 पर एक अमोनिया है तो आप उसे कहेंगे साइटोसिन। अगर अमोनिया नहीं है, वहां पर मौजूद है ऑक्सीजन ग्रुप, देन आप इसको फर्दर चेक करने के लिए, फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कार्बन नंबर 5 को देखेंगे। कार्बन नंबर 5 को देखा, कार्बन नंबर 5 पे अगर आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन ग्रुप, तो आप उसको क्या नाम दोगे, अगर कार्बन नंबर 5 के पास हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है तो आप उसको नाम दोगे यूरासिल का। किसका, यूरासिल का। अगर हाइड्रोजन ग्रुप सर नहीं है, आपके पास है मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप, ठीक है हम इसे क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप, तो फिर इसको हम नाम देते हैं थायमीन का। और हम ऊपर डिटेल के साथ पढ़कर भी आएंगे जो आपके पास यूरासिल होता है सर ये सिर्फ मिलता है आरएनए के अंदर, जो थायमीन है वो मिलता है डीएनए के अंदर। मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी एक एक चीज। ठीक है, अगेन मैं रिवाइज कर दूं कि अगर नंबर ऑफ रिंग्स आपके पास 2 ही, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी, नंबर ऑफ रिंग्स अगर 2 ही आपके पास 2 होंगी तो आप क्या देखेंगे, आप चेक करेंगे कार्बन नंबर 6 को, कार्बन नंबर 6 को चेक करोगे। कार्बन नंबर 6 पर अगर अमोनिया ग्रुप होगा आपके पास तो क्या करोगे, इसका नाम जो होगा वो बनेगा एडेनिन। अगर अमोनिया नहीं है, ऑक्सीजन है, देन आप इसको नाम दोगे ग्वानिन का। नंबर ऑफ रिंग अगर 1 है तो कार्बन नंबर 4 को चेक करोगे, कार्बन नंबर 4 पर अगर अमोनिया ग्रुप मौजूद है तो हम उसे नाम देते हैं साइटोसिन का। अगर ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है तो फिर आप फर्दर कार्बन नंबर 5 को देखोगे, कार्बन नंबर 5 में अगर आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है देन आप इसको नाम दोगे यूरासिल का। ठीक है, अगर हाइड्रोजन ग्रुप सर नहीं है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, देन आप उसको क्या नाम दोगे, थायमीन का। तो इस तरह से आप इस पूरी स्ट्रक्चर को याद कर सकते हो और अपने एमडीकेट को इजीली क्रैक कर पाओगे। अगर हम यही एप्लीकेशन ऊपर अप्लाई करें, हमारे पास नंबर ऑफ रिंग जो है वो 2 हैं, जिसको हम कहते हैं प्यूरिन्स। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रिंग 2 हैं। आप क्या देखोगे, कार्बन नंबर 6 को देखोगे। तो मैं 2 मिनट रुके, कार्बन नंबर 6 कौन सा है, ये वाला है सर। कार्बन नंबर 6 पर देखा, आपको क्या नजर आया, आपको नजर आया कि इस यहाँ पर तो सर अमोनिया ग्रुप अटैच है, अमोनिया ग्रुप अटैच है तो हम इसको नाम क्या देंगे, हम इसको नाम देंगे एडेनिन का। क्या नाम देंगे, एडेनिन का। अगर सर कार्बन नंबर 6 पर अमोनिया ग्रुप नहीं है, कार्बन नंबर 6 पर सर ऑक्सीजन ग्रुप है, अगर ऑक्सीजन ग्रुप है तो बेटे इसको हम नाम देते हैं ग्वानिन का। ठीक है, ग्वानिन का नाम देंगे। फिर आए पिरिमिडीन के ऊपर, तो पिरिमिडीन में हम बात करते हैं कार्बन नंबर 4 की। कार्बन नंबर 4 पर अगर अमोनिया ग्रुप है तो हम उसे क्या नाम देंगे, सर अमोनिया ग्रुप मौजूद है क्या नाम दें, आपको याद है कि अमोनिया ग्रुप हो तो हम उसे नाम देते हैं साइटोसिन का।
क्या नाम देते हैं? साइटोसिन का। तो देखें इसे हम कहते हैं साइटोसिन। अगर कार्बन नंबर 4 पर ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हो, तो मैंने अभी अभी बताया अगर ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हो तो आप क्या चेक करेंगे? आप चेक करेंगे कार्बन नंबर 5। ठीक है, कार्बन नंबर 5 में अगर हाइड्रोजन अटैच है तो हम उसे कहते हैं यूरासिल। देखें कार्बन नंबर 5 कौन सा है? कार्बन नंबर 5 जो इसमें मौजूद है वो है आपके पास कार्बन नंबर 5। देखें तो कार्बन नंबर 5 में आपके पास ये हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। यहाँ पर देखें ये हाइड्रोजन ग्रुप आपके पास अटैच है, तो हम इसे क्या नाम देंगे? हम इसे कहेंगे यूरासिल। अगर कार्बन नंबर 4 है आपके पास, ठीक है, कार्बन नंबर 4 पर क्या आपके पास ऑक्सीजन ग्रुप है, तो आप फर्दर कार्बन नंबर 5 को चेक करोगे। कार्बन नंबर 5 में यहाँ पर क्या है आपके पास? मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम इसको नाम देते हैं थाइमिन का। देखें इतनी कम्प्लेक्स फिगर को हमने कुछ मिनट्स के अंदर कवर कर लिया। उसके लिए आपको जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर मेंशन किया है, इवन ये वाला भी आपको आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये कुछ मैंने टर्म्स यहाँ पर मेंशन किए हैं जो बच्चे समझ नहीं सके, उनकी जो मेंटलिटी लेवल कम है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इनको जरूर नोट करें और बार बार रिवाइज करें। आपका जो मेंटलिटी लेवल होगा वो जल्द से जल्द बूस्ट हो जाएगा और आपको जो मेमोरी पावर है उसमें भी आपको इंक्रीजमेंट नजर आएगी। ठीक है, अब आते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज की तरफ। ये कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज में जो फर्स्ट एमसीक्यूज देखें तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमने कल टॉपिक पढ़ा था लिपिड में, प्रोस्टाग्लैंडिन, उससे रिलेटेड है। तो जिन्होंने अच्छे से देखा है वो लेक्चर तो जरूर इनका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, अपने नाम के साथ। इसमें देखेंगे व्हिच नाइट्रोजनस बेसिस आर फाउंड इन द डीएनए एंड आरएनए। अब इतने सारे आपके पास ऑप्शन हैं, सब में ज्यादा टाइम जाएगा, तो आप क्या करें जब एग्जाम में ऐसे एमसीक्यूज आ जाएं तो डीएनए के सेपरेट यहाँ पर मेंशन कर दें। इसमें आपके पास साइटोसिन आता है, उसके अलावा क्या आता है? थायमिन आता है, ग्वानिन आता है और एडेनिन आता है। ठीक है, और आरएनए में क्या आता है? आरएनए में आपके पास आता है साइटोसिन, थायमिन, सॉरी साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन एंड देन यूरासिल। अब आप इसको मैच कर सकते हो। व्हिच नाइट्रोजन बेसिस आर फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। वही बात डीएनए में भी हो और आरएनए में भी हो, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो कि डीएनए और आरएनए के अंदर साइटोसिन कॉमन है, उसके अलावा ग्वानिन कॉमन है और एडेनिन कॉमन है। तो ये तीनों आपके पास ऑप्शन आपको देखें कहां पर नजर आ रहा है। ओके, तो एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ये कहां पर है? आपके पास डीएनए के अंदर है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल, यूरासिल तो आपके पास आरएनए में है, तो दैट मीन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस तरह ऐसे एमसीक्यूज को 10 सेकंड के अंदर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है दैट इज मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड में मैंने डेफिनेशन, फंक्शन कुछ मेंशन किए हैं और आप इनको रीड करें। ये आपकी बुक की लाइन है जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है कि डेफिनेशन। अच्छा, ये बात कुछ बच्चों को पता नहीं होती कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो भी एज अ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर पॉइंट देखें, ये एमसीक्यूज आ भी चुका है आपके पास पास पेपर में कि जो न्यूक्लियोटाइड क्या वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली? अगर हाँ तो बताएं कौन सा। लाइक हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड भी जैसा भी वो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, दिस मोनोन्यूक्लियोटाइड ऑफर हैव एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप forming the compound such as ADP, the adenosine diphosphate, and the ATP that is ATP that is adenotriphosphate। ठीक है, ऐसे कंपाउंड मोनोन्यूक्लियोटाइड बना सकता है और इनके पास एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप होता है। लाइक देखें डाई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है इनके पास, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इनके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अगर मोनो की बात करें तो मोनो में आपके पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में सिर्फ और सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। इसमें आगे आपके पास फंक्शन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं इनके। तो फंक्शन में एटीपी को देखें तो आपके पास ये एक एनर्जी करेंसी के तौर पर यूज होता है। उसके अलावा कैरियर के तौर पर, प्रोवाइडर के तौर पर मेटाबॉलिकेशन में यूज होता है। एनर्जी रिलीज करता है जब इनको हम कन्वर्ट करते हैं एटीपी से एटीपी में। जब भी हम इसको कन्वर्ट करते हैं एटीपी से एटीपी में तो हमें इनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, अब जो आपके पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है जिसको हम शो करते हैं एडीपी, ये जो आपके पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है ये यूटिलाइज होता है कहां पर? एनर्जी डिमांडिंग जैसे प्रोसेस है लाइक प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में हम एटीपी, ठीक है, एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, जहां से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को यूज करके हम क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, लिपिड की सिंथेसिस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करते हैं, और हम मैकेनिकल एनर्जी जैसे प्रोसेस साइक्लोसिस है जो कि आपके पास साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। ठीक है, क्वांटिलिटी है, सेल डिवीजन है, इवन मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आपके पास क्या आता है? एटीपी को हम एटीपी में कन्वर्ट करते हैं जहां से हमें एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर मैं फर्दर यहाँ पर थोड़ा बता दूं तो इसमें आपके पास एक्सोसाइटोसिस भी आ जाता है और उसके अलावा एंडोसाइटोसिस भी आ जाता है। तो इनमें भी आपके पास सेम ही प्रोसेस होगा, एनर्जी रिलीज होगी एटीपी के फॉर्म में। ये एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस कहलाते हैं। इसमें एक और पॉइंट मेंशन है, इवन सिंध में और पंजाब में केपीके में आपके पास फेडरल में भी शामिल है एक पॉइंट को मैं यहाँ पर डील करूंगा। ये पॉइंट है एनर्जी रिलीज से रिलेटेड।
ठीक है, अगर आपके पास जो एटीपी है वो हम कन्वर्ट करते हैं एडीपी के अंदर, तो यहाँ पर एमसीक्यूज आता है कि कितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। ठीक है, हाउ मच एनर्जी विल रिलीज, एनर्जी रिलीज बताएं कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास, यहाँ पर मैं एक और चीज भी क्लियर कर दूं, क्योंकि हर टाइम सेम क्वेश्चन नहीं आते, घुमा फिरा कर आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ पर आपके पास एटीपी से, जब हम एटीपी में जाएंगे तो आपके पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी। अगर हम जाते हैं भाई कहाँ पर, एटीपी से एडीपी में, तो एनर्जी रिलीज होगी। बताएं सर वो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी की जो वैल्यू जितने भी प्रोविंस के बुक है उनमें मेंशन है। ठीक है, कुछ में सिर्फ बायो एनर्जेटिक्स में मेंशन है, कुछ में दोनों में मेंशन है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, उनकी वैल्यू है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये आपकी केपीके, पीटीबी, एफटीबी के अलावा सिंध की टेक्स्ट बुक, इवन बलोचिस्तान की टेक्स्ट बुक, इन सब में मेंशन है। ठीक है, उसके अलावा एक और एडिशनल चीज मुझे बतानी थी यहाँ पर, कि आपके पास जो सिंध की टेक्स्ट बुक में है उसमें एक न्यू वैल्यू 8 की है, इन्होंने, दैट इज 31.81। ये तो है किलो कैलोरी के अंदर, लेकिन एग्जामिनर आपको पूछ सकता है किलो जूल के अंदर, किलो जूल पर मोल में भी मेंशन है, और ये सिर्फ और सिर्फ सिंध की टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, वहां पर मुझे मेंशन नजर आए तो इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आप किलो जूल में भी याद रखें इन वैल्यूज को। अगर एग्जामिनर कहे कि भाई बताओ एटीपी को हम कन्वर्ट करते हैं एटीपी के अंदर, फिर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज, एनर्जी एब्जॉर्ब जब होती है हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और आपके पास जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम इसे एक नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस वजह से ये नाम भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब के कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम ही होते हैं। इसमें अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि आपके पास है डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें जितनी भी पॉइंट्स थी मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर, वो मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करके दे दी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड में अगर मैं आऊँ तो सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, आपको डिफाइन करना हो डाइन्यूक्लियोटाइड को तो कैसे करेंगे। डाइन्यूक्लियोटाइड बेसिकली जब दो न्यूक्लियोटाइड कोवेलेंटली बॉन्ड बनाते हैं, फिर जाकर आपके पास बनता है डाइन्यूक्लियोटाइड। कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन टू न्यूक्लियोटाइड्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। ठीक है, ये तो है इसकी डेफिनेशन। इसमें एक एग्जांपल भी यहाँ पर मेंशन कर दूं तो आपके पास आता है एनएडी। ये बायोएनर्जेटिक्स में भी हम पढ़ेंगे। एनएडी को हम कहते हैं निकोटिन, निकोटिन माइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ये आपके पास एक डाइन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इसमें से आप एक जो एमसीक्यूज आता है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई बताओ इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कंपोनेंट्स। जिस तरह हमने सर्जरी की थी न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ठीक है, यहाँ पर देखें हमने सर्जरी की थी, यहाँ पर देखें हमने सर्जरी की थी। ठीक है, कैसे न्यूक्लियोसाइड कहाँ से बनाए, तो ये आपके पास पेंटोज और नाइट्रोजन बेसिस से बनाए। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाए कि भाई फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस से बनाए। फिर हमने इस नाइट्रोजन बेसिस की सर्जरी की थी, जिसमें हमने पढ़ा कि स्ट्रेट चेन में कौन सा आता है, रिंग में जो कौन सा आता है, फिर सिंगल रिंग में भी फर्दर कौन सा आता है, डबल रिंग में कौन सा आता है। इसी तरह हम डिटेल के साथ इसी तरह एमसीक्यूज को कवर करते जाएंगे, और एनएडी में भी हम इसके कंपोनेंट को डील करेंगे। अब एनएडी में जो आपके पास जो कंपोनेंट आता है, सबसे पहले आता है निकोटिन अमाइड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास पेंटोज शुगर। अब इस पेंटोज शुगर का मैं अगर पर्टिकुलरली नाम मेंशन करूं तो आपके पास आती है राइबोज शुगर। बेस आती है एडेनिन, जो कि एक प्यूरिन बेस है। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास एनएडी होता है वो दो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। ठीक है, और वो दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में एक विटामिन के थ्रू लिंक करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। उस विटामिन को हम नाम देते हैं। ठीक है, ये एनएडी ऐसे नहीं बना, इसमें बेसिकली विटामिन एक है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस विटामिन का नाम मैं मेंशन करूं तो वो है आपके पास निकोटिन विटामिन, निकोटिन। ठीक है, अब फंक्शन की बात करूं तो एनईडी का फंक्शन क्या है। देखिए, फंक्शन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज देखें पास पेपर में तो बहुत से एमसीक्यूज आए हैं, और एनईडी से मोस्टली एमसीक्यूज आपके बनते हैं इसी टॉपिक में से। तो आपके पास जो एनईडी है, ये इसका जो फर्स्ट मैं काम मेंशन करूं तो ये एज अ को एंजाइम के तौर पर फंक्शन एक्ट करता है, एज अ को एंजाइम, जिसके अंदर इन
रेडॉक्स रिएक्शन, जितने भी आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें हम इसे कोएंजाइम के तौर पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है, ये आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाता है, फिर आपके पास दो प्रोटॉन्स और फिर एनर्जी लेकर जाता है। इतनी एनर्जी इनके पास होती है, लाइक हमारे पास FADH2 है, हमारे पास NADH2 है, तो इस तरह से कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए ताकि अगर एग्जामिनर पूछे उनके पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितनी इलेक्ट्रॉन्स, कौन कौन सी एनर्जी, तो आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज अगेन आपको ये खुद क्लियर कर दें, मैं ऊपर डिटेल के साथ बताकर आया हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताऊँ तो रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली इसमें क्या होता है कि ट्रांसफरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, और ये आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपके पास है MCQs जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट MCQs है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ATP इन द सेल। ऑप्शन ए देखें टू स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है आपके पास डीएनए के अंदर भी एक जीन होती है वो स्टोर करती है। टू सर्व एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। टू स्टोर एंड कैरी एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिजेशन, बिल्कुल सही। टू एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, रॉन्ग। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हाउ डज NAD फंक्शन इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, तो अभी भी मैंने बताया कि एक्ट एज अ कोएंजाइम फॉर रेडॉक्स रिएक्शन कैरिंग इलेक्ट्रॉन इन द प्रोटॉन, इसी वजह से मैंने ये पॉइंट ऊपर मेंशन किए, कितने इलेक्ट्रॉन भाई, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, देखिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो आपके पास न्यूक्लिक एसिड में बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और दूसरा हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है पेंटोज शुगर के दरमियान, ठीक है। पेंटोज शुगर पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, उनके दरमियान में वाटर रिलीज होता है जिसकी वजह से जाकर बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ऊपर में आपको देखें, मैं अगेन रिपीट कर दूं इस पॉइंट को, आप ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। पहले हम सिंपली समझेंगे फिर जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपके पास समझे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स है, और इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स का जो कार्बन नंबर है वो है कार्बन नंबर 3। इस कार्बन नंबर 3 के पास क्या होता है कि एक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। अब आता हूं सेकंड न्यूक्लियोटाइड की तरफ। जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड होता है उसकी कार्बन नंबर 5 पर एक ग्रुप होता है जिसको हम नाम देते हैं फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप, यहाँ से बेसिकली क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है जिसकी वजह से आगे जाकर एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। इस बॉन्ड को हम नाम देंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। नीचे अब आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। ये मैंने डिटेल के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि कैसे मैकेनिज्म होता है, क्या मैकेनिज्म होता है इस बॉन्ड के बनने का। एक एक चीज को मैं यहाँ पर डील करूंगा, तो प्लीज केयरफुली इस चीज को सुने। आपके पास ये जो ग्रुप मेंशन है यहाँ पर, हम इसको एक नाम देते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का, जो कि आपके पास है PO4। ये जो आपके पास यहाँ पर मेंशन है, ये आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस है, और इसमें देखें तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, तो हम इसे नाम देते हैं प्रीमिडीन का, ठीक है। और ये आपको पता है कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। अब आता हूँ अपने रियल पॉइंट की तरफ। इसमें मैं अगर बताऊं तो ये पूरा का पूरा आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है। ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की, ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, पूरा का पूरा। और हम पढ़कर आएंगे इनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नाइट्रोजनस बेसिस, फिर आती है शुगर, एंड देन आपके पास आता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब आते हैं सेकंड न्यूक्लियोटाइड की तरफ। यहाँ पर देखें तो आपके पास जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी, ये आपके पास है सेकंड न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर क्या होगा, मैंने बताया कि जो आपके पास फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसमें कार्बन नंबर 3 देखेंगे। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में जो आपके पास शुगर होगी, यहाँ पर राइबो शुगर है, तो इसमें हम देखेंगे 3 नंबर कार्बन। कार्बन नंबर 3 पर कौन सा ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और यहाँ से आपके पास है कार्बन नंबर 5 पर, कार्बन नंबर 5 पर आपके पास ये पूरा आपको अगर नजर आ रहा हो येलो कलर में, तो ये आपके पास है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो मैंने बताया कि जो आपके पास फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास जो कार्बन नंबर 3 है उसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और सेकंड न्यूक्लियोटाइड अब यहाँ पर मैंने नीचे मेंशन किया है बॉक्स के अंदर, ताकि आपको पता चले कि न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें जो आपके पास शुगर है, शुगर के कार्बन नंबर 5 पे, शुगर के कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये दोनों आपस में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और यहाँ से आपके पास
हाइड्रोजन, ये दोनों रिलीज होते हैं। जब वाटर रिलीज होता है हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं कंडेंसेशन का। जब कंडेंस होंगे फिर जाकर यहाँ पर बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को हम नाम देंगे COPOC का। अब नाम कैसे देते हैं, मैंने क्यों कहा, यहाँ पर आपके पास होता है कार्बन, कार्बन COPOC नाम भी हम इसे देते हैं, या हम इसे नाम देते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। ठीक है, ये था। और यहाँ पर जो वाटर रिलीज हुआ वो ये रहा आपके पास एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर। ये पूरी एक्सप्लेनेशन थी कि कैसे फॉस्फोडाइस्टर बनता है। मैंने ऊपर पहले सिंपली बताया न्यूक्लियोटाइड बना करके। न्यूक्लियोटाइड में जो फर्स्ट आपके पास कार्बन होता है, और ये कार्बन आपका मैं बात कर रहा हूँ पेंटोज शुगर का। ठीक है, पेंटोज शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है उसमें क्या होता है, कार्बन नंबर 3 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है और कार्बन नंबर 5 पर जो फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, इसमें बस यही कुछ चीजें थी जो मैंने बताई। अगेन मैं लास्ट बार रिपीट कर दूं, तो आपके पास पेंटोज शुगर है, उसके कार्बन नंबर 3 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और कार्बन नंबर 5 जो कि सेकंड न्यूक्लियोटाइड का है, कार्बन नंबर 5 पर जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड का आपके पास जो पेंटोज शुगर है, उसके कार्बन नंबर 5 पर आपके पास अटैच होता है फास्फोरिक एसिड। उस फास्फोरिक एसिड में से हाइड्रोजन आयन और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल आयन, इन दोनों मिलकर यहाँ से वाटर रिलीज करते हैं। वाटर रिलीज होने के बाद एक बॉन्ड बनता है यहाँ पर, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं COPOC बॉन्ड। ठीक है, COPOC बॉन्ड, या हम उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है पॉली न्यूक्लियोटाइड का। हमने मोनो पढ़े, फिर अगेन हमने पढ़ा डाई, अब आते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन भी कर दिया, आपके पास न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, आपके पास बॉन्ड बनेगा, फिर जाकर बनेगा डाइन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर आते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड की तरफ। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड में आपके पास है, डेफिनेशन की तरफ आए तो पॉली न्यूक्लियोटाइड दीज आर द पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग न्यूक्लियोटाइड टुगेदर। अब क्योंकि यहाँ पर पॉली है तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होंगे ये 2 से ज्यादा होंगे, मोर देन 2। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं, जो इसमें आपके पास आता है DNA और इसमें आपके पास आता है RNA। अब ये दोनों जो आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इम्प्लीकेट के लिए। DNA जो है बेसिकली इसका फंक्शन होता है हेरिडिटी का, और ये इनकोड करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है, कोड्स के फॉर्म के अंदर। जो RNA है आपके पास, ये पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर और दूसरे सेलुलर प्रोसेस के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो मैंने यहाँ पर कवर कर दी। अब जो नेक्स्ट आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। एंड ये बात हरगिज ना भूलें, DNA आपके टॉपिक में मेंशन है, लेकिन इनडायरेक्टली ये जो टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड्स में आता है। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं किसने DNA को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया। इसमें भी आगे डिफरेंट रूल्स हैं। यहाँ पर एक टेबल थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, तो एक टेबल है जो मुझे बतानी थी, किप्स की बुक में ये टेबल मेंशन है, तो आप इस टेबल को भी एक गो थ्रू कर लें। हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ RNA की। न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ RNA, इसमें मैं सबसे पहले नाइट्रोजनस बेसिस मेंशन करूंगा, उसके बाद मेंशन करूंगा न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में ऊपर डील करके आया हूं, लेकिन यहाँ पर आपको टाइपोज और इसमें आपके पास आ जाता है बेस। जब आपके पास शुगर और बेस आपस में मिलते हैं फिर जाकर बनता है न्यूक्लियोसाइड। ये आपके पास यहाँ पर है नाइट्रोजनस बेसिस। आगे जो मैं इस टेबल में डील करूंगा वो करूंगा न्यूक्लियोटाइड। अगेन न्यूक्लियोटाइड में डील करके आया हूँ, लेकिन यहाँ पर अगेन आपको आसानी फील हो इस वजह से मैं यहाँ पर अगेन मेंशन कर रहा हूँ। जब भी आपके पास न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड आपस में बॉन्ड बनाएंगे देन आपके पास बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फर्स्ट जो आपके पास नाइट्रोजन बेस आता है उसे हम कहते हैं एडेनिन, देन ग्वानिन, देन साइटोसिन, देन यूरासिल। एडेनिन में हम बात करें तो एडिनोसिन, ग्वानिन में हम बात करें तो ग्वानोसिन, और इसमें हम बात करें तो ये आपके पास बनेगा साइटिडीन। यूरासिल में आपके पास बनेगा यूरिडीन। ये जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड है इसमें हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड इन दोनों को मिलाएंगे फिर जाकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। इसमें आपके पास आता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर 3 है, सॉरी अगर 1 है तो आपके पास मोनो, अगर 2 है तो डाई, और अगर 3 है तो ट्राई। तो यहाँ पर आपके पास डाइफॉस्फेट, यहाँ पर होगा ट्राइफॉस्फेट। सिंपल बात है, यहाँ पर एडिनोसिन है तो यहाँ पर आपके पास क्या करेंगे, सब में ये आप मेंशन करते जाएं। ठीक है, ये आपके पास बन गया फर्स्ट एडिनी के बारे में। अगर वो बात करें कि बेटे बताओ ग्वानिन का क्या होगा, ग्वानिन में आपके पास अगेन सेम ही कंडीशन है,
GMP। अब क्योंकि यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या है जी, तो जी आप मेंशन करते जाएं, और वैसे ही आपके पास है डाइफॉस्फेट एंड देन यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगेन नेक्स्ट हम आते हैं साइटोसिन की तरफ। जो आपके पास साइटोसिन है वहां पर क्या होगा, आई होप आपने सही चूज किया होगा, दैट इज CMP, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। देन आएगा आपके पास CDP एंड देन आपके पास आएगा CTP, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। लास्ट जो इसमें आपके पास आता है दैट इज यूरासिल। ठीक है, यूरासिल में मैं बताऊं तो यूरासिल में आपके पास बनेगा UMP, फिर अगेन यहाँ पर DP और ट्राइफॉस्फेट वैसे ही मेंशन होगा। इनके नंबर ऑफ फॉस्फेट की बुनियाद पर यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। अगर एक फॉस्फेट है फिर आप मेंशन करेंगे UMP, अगर दो हैं देन आप मेंशन करेंगे कि सर यहाँ पर होगा आपके पास UDP, और अगर तीन है तो UTP। ये कोई एक टेबल थी जो कि KPK में मेंशन है, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इस टेबल को जरूर याद करें। टेबल से रिलेटेड पास पेपर में MCQs भी आ चुके हैं। आपको न्यूक्लियोसाइड पूछ सकता है, ठीक है, आपको पूछ सकता है कि भाई बताओ एडेनिन जो नाइट्रोजन बेस है इसका न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगा। आपसे पूछ सकता है कि ग्वानिन का इसमें न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगा, साइटोसिन का क्या बनेगा, यूरासिल का क्या बनेगा। ठीक है, अगर एक फॉस्फेट हो तो फिर क्या बनेगा आपके पास एडेनिन का। इस वजह से मैंने ये टेबल यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब जो नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ DNA। स्ट्रक्चर ऑफ DNA में सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्कवरी की, कि DNA का जो स्ट्रक्चर है वो किसने डिस्कवर किया था। इसमें यहाँ पर एक नाम आता है साइंटिस्ट का जिन्होंने डिस्कवर किया था DNA को। ओके, तो DNA को डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। DNA वाज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। कब किया था इन्होंने, किया था 19, यहाँ पर है क्रिक, CRIC के क्रिक, इन 1953। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक 1953 में इन्होंने डिस्कवर किया था DNA को। अच्छा, इनका मॉडल भी आपसे पूछ सकता है कि किस मॉडल के थ्रू उन्होंने डिस्कवर किया था, तो मॉडल भी आपको याद रखना पड़ेगा। मॉडल था इसमें वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक DNA मॉडल। ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ और चीजें हैं वो मैं यहाँ पर बता दूं की फीचर्स के अंदर, कि जो आपके पास DNA है ये बेसिकली डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। DNA एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें ईच हेलिक्स मेड अप ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और वो न्यूक्लियोटाइड हम ऊपर डील कर आए हैं। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पर भी सेपरेटली मेंशन कर दूं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड देन थायमिन। क्योंकि ये आपके पास DNA है इस वजह से यहाँ पर मैंने मेंशन किया है थायमिन को। अगर RNA होता तो मैं यहाँ पर मेंशन करता यूरासिल को। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है आप समझ जाएंगे। अगर आपके पास ये समझे एक हेलिक्स है, आपके पास क्या है एक हेलिक्स है, और यहाँ पर आपके पास दूसरी हेलिक्स है, तो एक हेलिक्स में अगर आपके पास मेंशन है एडेनिन, तो अपोजिट हेलिक्स में ऐसा नहीं होगा, फिर एडेनिन होगा। अपोजिट हेलिक्स में होगा आपके पास थायमिन। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास मेंशन है साइटोसिन तो यहाँ पर होगा ग्वानिन, अगर यहाँ पर ग्वानिन है तो यहाँ पर होगा साइटोसिन, अगर यहाँ पर थायमिन है तो यहाँ पर होगा एडेनिन। इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि बोथ हेलिक्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर हुई। अब मैं आता हूँ कंपोनेंट्स की तरफ। कंपोनेंट्स में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि जो आपके पास एडेनिन और थायमिन होते हैं ये कौन सा आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें डिफरेंट चीजें भी आपसे पूछ सकता है कि आप बताएं इनमें कौन कौन सी हेलिक्स मौजूद होती हैं, तो वो सब मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा। कंपोनेंट के बारे में जो डिटेल से आया है वो आया है सिन की टेक्स्ट बुक के अंदर। इन्होंने 2 हेलिक्स DNA की मेंशन की है। एक हेलिक्स का नाम है अपराइट हेलिक्स, इन फेडरल में भी KPK के अंदर। बलूचिस्तान वाले देख लें बुक अपना, अगर नहीं है उनमें तो जरूर इसको नोट करें। अपराइट हेलिक्स, अपराइट हेलिक्स के बारे में आता है कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बेटे बताओ कि अपराइट हेलिक्स जो है वो किन चीजों से या कौन सी चीजों से बनी हुई होती है। अपराइट हेलिक्स में आपके पास आती हैं 2 चीजें। एक आपके पास इसमें आता है शुगर। कौन सी शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं DNA की, इसीलिए डीऑक्सीराइबो शुगर यहाँ पर ऑप्शन होगा। और दूसरी यहाँ पर मैं बात करूं, ये बना हुआ होता है फॉस्फेट ग्रुप का। 2024 में यही सेम क्वेश्चन आ भी चुके हैं, पास पेपर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं 2024 में। और जो नेक्स्ट आपके पास है वो है आपके पास रंज हेलिक्स। रंज हेलिक्स में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं। ठीक है, बस इसमें यही चीजें थी कंपोनेंट्स में। बाकी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ DNA की।
यहाँ पर मैंने आरएनए का स्ट्रक्चर भी मेंशन किया है, क्योंकि आपके पास ये दोनों से रिलेटेड एमसीक्यूज आते रहते हैं। यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ये जो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। आप देखें यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर, जो फर्स्ट आपको हेलिक्स नजर आ रही है ये आरएनए की है। क्यों? क्योंकि ये आप देखेंगे सिंगल है, इसमें एक है, और यहाँ पर देखें तो आपको दो नजर आएंगे हेलिक्स, ठीक है। और ये जो आपके पास है वो डीएनए की है। यहाँ पर नीचे बेस पेयर मैंने मेंशन किए हैं। ग्वानिन जो है आपके पास साइटोसिन से बॉन्ड बनाएगा एडेनिन जुरासिल के साथ और एडेनिन थायमिन के साथ। सर ये क्या बात हुई, एडेनिन जुरासिल के साथ भी बनाएगा, एडेनिन थायमिन के साथ भी बनाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो एडेनिन जुरासिल के साथ कब बनाएगा, ये बनाएगा जब आपके पास आरएनए हो, और एडेनिन थायमिन के साथ तब बनाएगा जब आपके पास डीएनए हो। ये दोनों चीजों को कंफ्यूज ना करें, ठीक है। बाकी ये दोनों में कॉमन है कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है, थायमिन है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यूरासिल है। यूरासिल आपके पास आएगी आरएनए के अंदर और डीएनए के अंदर आएगा आपके पास थायमिन। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो दोनों हेलिक्स हैं, डीएनए की बात कर रहा हूँ कि दोनों हेलिक्स डीएनए के अंदर है, वो कैसे आपस में जुड़ी हैं, किस बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ी हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन तो आपसे पूछ सकता है सिंगर कि भाई बताओ ये जो हेलिक्स है डीएनए की, ठीक है, ये क्या कोई जादू है जो आपस में जुड़ी हुई है? का रीजन क्या है जुड़ने का, कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए? बताएं कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है? तो बेटे इसमें जो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये दोनों आपस में तेज होते हैं। और बाकी जितनी भी चीजें थी, दोनों हेलिक्स आपस के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का तरफ मतलब ये है कि यहाँ एक जगह पर एडेनिन होगा तो दूसरी जगह पर ग्वानिन होगा, या एक जगह पर एडेनिन होगा तो दूसरी जगह पर थायमिन होगा, ठीक है। इसमें डायरेक्शन की बात की गई आपके बुक के अंदर कि बताओ कि डायरेक्शन क्या है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, इनको यहाँ से नोट कर लें, जरूर नोट करें यहाँ से। ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आपसे पूछा जाता है कि जो जो फर्स्ट हेलिक्स है, जो आपके पास फर्स्ट हेलिक्स है, इस फर्स्ट हेलिक्स के अंदर डायरेक्शन क्या है? इस फर्स्ट हेलिक्स के अंदर जो डायरेक्शन है वो है 5'2, ठीक है, 5'2। ये मैं डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूँ, और ये जितनी भी पॉइंट्स हैं ये आपके पास वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल में इंक्लूड है, जो कि इनडायरेक्टली सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन पॉइंट्स उनसे रिलेटेड आती रहती हैं एमडीकेट में। कुछ और मॉडल है उससे रिलेटेड भी पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आए हैं, लेकिन वो आपके पास सिलेबस में नहीं है। जो आपके पास फर्स्ट हेलिक्स है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है 5'2 3' डायरेक्शन, लेकिन ये डायरेक्शन होती है आपके पास डाउनवर्ड। एक आपके पास नीचे की तरफ जाएगी तो एक आपके पास ऊपर की तरफ जाएगी, इस तरह से। ये आपके पास थी फर्स्ट हेलिक्स। अब मैं बात करूंगा सेकेंड हेलिक्स की। सॉरी, सेकेंड हेलिक्स में भी जो डायरेक्शन है वो लिटिल बिट चेंज है। इसमें आपके पास आता है कि जो डायरेक्शन है वो 5' से 3' की डायरेक्शन की तरफ है, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो होगी अपवर्ड की तरफ, जो मैंने सेरो से शो की है। ये कुछ पॉइंट्स थी इससे रिलेटेड। अब मैं आऊँगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर कुछ वैल्यूज मेंशन की गई हैं कि जो आपके पास ये दोनों चेन है इनकी एक विड्थ भी है, और वो विड्थ कितनी है? इन चेन की जो विड्थ मेंशन की गई है वो की गई है फेडरल की टेक्स्ट बुक के अंदर कि वो आपके पास है 2 नैनोमीटर। ये फेडरल की टेक्स्ट बुक में इनकी विड्थ मेंशन की गई है, ठीक है। बाकी इसमें एक और बात भी आती है जो कि आपके पास जितनी भी प्रोविंस में कॉमन है। जो आपके पास लेंथ होती है, लेंथ ऑफ टर्न ऑफ डीएनए, ये जो ईच टर्न है यहाँ पर देखें, ये टर्न है, अगेन ये आपके पास दूसरा टर्न है, फिर ये तीसरा टर्न है, फिर ये चौथा है, फिर ये 5 है, ठीक है। इस तरह से जो टर्न्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं इनकी जो आपके पास लेंथ मेंशन की गई है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। वे जो एंगस्ट्रॉम होता है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये भी फिजिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं तो इनको जरूर याद करें, ये पूछे जाते हैं आपके पास बायो में भी। अच्छा, अगर एग्जामिनर कहे कि भाई बताओ नैनोमीटर में क्या होगा, देन जो आपके पास नैनोमीटर में अगर पूछे तो आपके पास होगा 3.4 नैनोमीटर। ये दोनों वैल्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो अच्छे से याद करें।
एक और भी पॉइंट आती है आपके पास, ईच टर्न ऑफ डुप्लेक्स कंटेन हाउ मेनी बेसिस पेयर। अगर आपसे पूछें ये जो डुप्लेक्स के ईच टर्न है वो कितने बेस पेयर इनके पास होता है, तो इनके पास 10 बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स। यहाँ पर जो मैं बात को फोर्स कर रहा हूँ वो है पेयर, जो मैं बात को फोर्स कर रहा हूँ वो है पेयर। अगर एग्जामिनर पेयर की बात नहीं करता, सिर्फ कहता है कि बेटे बताओ बेसिस कितने होते हैं, देन एक बेस पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है 2, तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो आपके पास आएगा 20, तो 20 बेसिस होते हैं ईच टर्न ऑफ डुप्लेक्स में, ठीक है। फिर अगेन एक और पॉइंट भी इसमें आती है आपके पास, वो ये कि जो बेस पेयर होते हैं, ये आपके पास एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, इनके दरमियान बताएं डिस्टेंस कितना है, आपस में कितना दूर होते हैं, ठीक है। सो ईच बेस पेयर या जस्ट बेस पेयर आर 3.4 एंगस्ट्रॉम, या अगर नैनोमीटर में पूछें 0.34 नैनोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये बात जरूर नोट कर लें। अभी कुछ और भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, वो मैं ज़रूर यहाँ पर मेंशन करूँगा, एक भी चीज़ हमें नहीं छोड़नी, इस वजह से एक एक पॉइंट को हमें कवर करना होगा। बस ठीक है, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूँ। तो आपके पास एक एमसीक्यूज पूछा जाता है, हमें इसको एमटीकेट पॉइंट भी नाम दे सकता हूँ, एमटीकेट पॉइंट, ये एक ऐसी पॉइंट है जो कि आप सबको आनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इस वजह से मैं बात करूंगा। जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि बैकबोन जो है डीएनए की, वो उसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। बैकबोन ऑफ डीएनए कंटेन, बैकबोन है डीएनए की, उनके पास कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो उसमें मैं एक एक चीज को यहाँ पर डील करूंगा। जो सबसे पहले आपके पास आती है इसमें, वो आपके पास आती है कि इनके पास फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। दूसरा इसमें आता है मोनोसेक्राइड, जो मोनोसेक्राइड जो आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है वो इसमें आती है, ये बेसिकली शुगर है, जिसमें मैं और डिटेल जाऊं तो डीएनए की बात कर रहा हूं तो डीएनए में आती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो मुझे बतानी थी और यहाँ पर ये चीजें कवर हो चुकी हैं। एक और पॉइंट भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई ये जो आपके पास ग्वानिन है ये किस बेस के साथ पेयर बनाता है, तो ये जो ग्वानिन है ये पेयर बनाता है आपके पास साइटोसिन के साथ। अच्छा, ये जो पेयर बनाता है इसमें बताएं बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड का तो आपने बताया नहीं सर। बॉन्ड जो इसमें आपके पास होता है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान। सर ये तो बताएं कितने बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड के नंबर भी मेंशन कर दो। अच्छा, बॉन्ड के नंबर इसमें जो आते हैं बेसिकली 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इनके अंदर, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर होते हैं। चलें, ये तो थी बात ग्वानिन की। अब बात आती है एडेनिन की। एडेनिन जो पेयर बनाता है वो बनाता है थायमीन के साथ, क्योंकि ये डीएनए है इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा कि डीएनए के अंदर ये बनाता है थायमीन के साथ। अगर आपके पास आरएनए होता देन द एडेनिन विल बॉन्ड इट टू द यूरासिल, ओके। नाउ बॉन्ड की बात करें, सर इसमें बॉन्ड कौन सा आता है, अगेन मैं बता दूं इसमें भी आपके पास जो बॉन्ड आता है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं आपसे नंबर पूछे कि बेटे बताओ नंबर कितने आते हैं, कितने बॉन्ड हाइड्रोजन बनाता है, तो इसमें ये आपके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, विल फॉर्म द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैंने यहाँ पर कवर कर दी हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर आनी चाहिए, और इससे रिलेटेड एमटीकेट में एमसीक्यूज आ चुके हैं, इस वजह से हमें ये चीज़ें कवर करनी होंगी। यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूंगा, जब नोट्स मिले आपको तो आप उनको नोट कर दें, या अभी से इन चीज़ों को नोट करते जाएं जिनको नोट्स नहीं मिल रहे। बात करूँगा 1951 की, 1951 की बात करूँगा जिसमें एक साइंटिस्ट का नाम मेंशन किया गया है, इरविन टारजफ। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली फाइंड किया था, वाज फाउंड परसेंटेज, या हम इसे कहते हैं रेशोज ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए।
इन्होंने कहा कि डीएनए के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस की क्या की रेशियो मालूम की। ठीक है, जो एडेनिन की रेशियो होती है वो थायमिन की इक्वल होती है, और जो ग्वानिन की जो होगी वो बराबर होगी साइटोसिन के रेशियो के। जो आपके पास मैंने अभी अभी कहा कि जो एडेनिन वो बराबर होगी थायमिन के, और जो आपके पास ग्वानिन होगी वो बराबर होगी साइटोसिन के रेशियो के। ठीक है, दैट मीन्स टोटल पिरिमिडीन जितनी भी आपके पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं उनके रेशियोज बराबर होते हैं टोटल प्यूरिन्स जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है उनके। किसी भी डीएनए के अंदर इनकी जो रेशियो होगी वो 1:1 होगी, 1:1, 1:1। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर इस टॉपिक को डील किया है। आप इसको जरूर इग्नोर ना करें, इसको जरूर कवर करें। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पास पेपर में आ भी चुके हैं। ठीक है, एक और इसमें आपके पास साइंटिस्ट आते हैं या एक टेक्निक आती है जिसे हम कहते हैं एक्स-रेज डायफ्रैक्शन एनालिसिस। और ये किन साइंटिस्ट ने किया था, जिन साइंटिस्ट ने ये परफॉर्म किया था उनका नाम है ट्रिक, यहाँ पर आपके पास है म्यूरिक, म्यूरिक विल्किंस के साथ एक और भी थे जिनका नाम है रोजलैंड, रोजलैंड फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था जो आपके पास डीएनए है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने ही बताया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताई थी जो आपके पास विड्थ है डुप्लेक्स की वो क्या है। विड्थ ऑफ डुप्लेक्स जो मेंशन की थी वो इन्हीं साइंटिस्ट ने मेंशन की थी एक्स-रेज डायफ्रैक्शन एनालिसिस के थ्रू। वो विड्थ जो आपके पास है दैट इज 2 नैनोमीटर। ठीक है, और लेंथ जो इन्होंने मेंशन की थी इन ईच टर्न ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वो इन्होंने मेंशन की थी दैट इज 3.4 नैनोमीटर। ये कुछ पॉइंट्स थी जो मुझे बतानी थी। आगे एक एमसीक्यूज आएगा तो हम वहां पर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे इस इरविन चार्जफ का जो रूल था उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बात जरूर याद करें कि जो आपके पास परसेंटेज होगी एडेनिन की वो ही परसेंटेज होगी जो थायमिन में है, जितनी ग्वानिन की होगी उतनी ही परसेंटेज होगी साइटोसिन के अंदर। ठीक है, आते हैं वापस अपने रियल टॉपिक के अंदर। ये कुछ एडिशनल चीजें थी जो कि फेडरल के टेक्स्ट बुक केपीके के अंदर, एंड के अंदर, एंड बलोचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये हम बात कर रहे थे हेलिक्स की, यहाँ पर हम सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको खुद कवर करने हैं, जिनको भी मेमोरी का जो इनकी मेमोरी वीक है वो जरूर इन टर्म्स को रिवाइज करते रहें। ठीक है, इस वजह से ये टर्म्स मेंशन किए जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज की तरफ जाएं तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आप सबको पता है कि ये जेनेटिक कोड तो नहीं बना था, उसके अलावा इट लिंक्स द नाइट्रोजनस बेसिस टुगेदर, इट इज आल्सो रॉन्ग। क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड को लिंक करता है। नेक्स्ट, इट स्टोर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, इट इज रॉन्ग। अब सी ऑप्शन जो कि आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। इट इज द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बाय लिंकिंग द शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप। हु एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड व्हाट इज द की फीचर। फ्रेडरिक मिशर सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, रॉन्ग। फ्रेडरिक मिशर ने बेसिकली बताया था न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अगर मैं और डिटेल करूं तो इन्होंने बेसिकली न्यूक्लियन के बारे में बताया था, न्यूक्लिक एसिड तो बाद में नाम आया। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक और रोजलिन एंड फ्रैंकलिन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर देखें, इस वजह से मैंने वहां पर डिस्कशन की थी। इन्होंने बताई थी डबल के बारे में, ना कि ट्रिपल के बारे में, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। लिनस पॉलिंग सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, नो। सो द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पेयरिंग के बारे में भी बताया। अब जो नेक्स्ट बात मैं करूंगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द डीएनए स्टेबिलिटी। ठीक है, ये डीएनए का ही टॉपिक है तो इनको हमें कवर करना होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड की। ये हम कवर कर चुके आए, लेकिन यहाँ पर मैं अगेन आपको बता दूं कि जो आपके पास एडेनिन है वो पेयर होता है किसके साथ, थायमीन के साथ। एडेनिन पेयर विद थायमीन। और इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसमें जो आपके पास जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और कितने बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन की, 3 बॉन्ड होते हैं। सिमिलरली मैं बात करूं आपके पास ग्वानिन की, तो ग्वानिन आपके पास, अच्छा इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ग्वानिन आपके पास बनाता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके साथ, साइटोसिन के साथ। ठीक है, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है लेकिन 2 होते हैं। ये इनसे रिलेटेड था। अब क्वेश्चन आता है डीएनए की स्टेबिलिटी का। सर बताएं डीएनए को स्टेबलाइज कौन करता है, डीएनए को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है। तो डीएनए की स्टेबिलिटी को लेकर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो उसके बारे में भी आपको क्लियर करना होगा कि जो डीएनए स्टेबिलिटी है सर ये प्रोवाइड करता है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये आपको प्रोवाइड करता है।
और हाइड्रोजन बॉन्ड ही है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ये एक एंजाइम होते हैं जो कि हेलिकेज एंजाइम है, ठीक है, जो कि हेलिसिस को अलो करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड अलो द हेलिसिस या हेलिक्स, जो टर्न्स होते हैं ना डीएनए के, उसे नाम देते हैं हेलिक्स का, इनको हम नाम देते हैं हेलिक्स का। तो जो ये जो हेलिक्स है इनको जिप करना फिर उसके बाद अनजिप करना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही होता है। और ये जो अनजिप और जिप वाला जो प्रोसेस है ये हम करते हैं रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए की रेप्लिकेशन में जिपिंग एंड अनजिपिंग होती है डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। सिमिलरली ये आपके पास ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए को स्टेबलाइज करके रखता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपको किसी भी टीचर ने अभी तक बताई नहीं होगी इस चैप्टर के अंदर, जो कि मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, जिप और अनजिप का कॉन्सेप्ट आप अपने बैग की अगर देखें तो आपके पास जो बैग हो तो इस तरह से एक किस्म की जिप होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अगर खुली होती है तो आप उसको जिप लगाते हैं तो वो क्लोज हो जाता है। इसी वजह से आपके पास डीएनए के अंदर भी सेम पैटर्न होता है। यही हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इसको जिप करता है और अनजिप करता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के दौरान। और यही हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भी डीएनए को स्टेबलाइज करके रखता है। ये बात हुई आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डीएनए स्टेबिलिटी की। अब जो बात करूंगा मैं वो बात करूंगा डायरेक्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड के बारे में। हम बात कर भी आए, लेकिन यहाँ पर अगेन मैं रिवाइज करवा दूं, जो एंटी पैरेलल आपके पास डीएनए के में जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, इस तरह से एंटी पैरेलल होते हैं आपके पास डीएनए के अंदर स्ट्रैंड्स। ये जो स्ट्रैंड्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर आप मैं रेट की बात करूं, अगर रेट अगर आपके पास नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया है हेलिक्स को, तो वो अपवर्ड जाएगा। कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा, ठीक है। इनकी डायरेक्शन भी मैंने बताई थी। एक आपके पास डाउनवर्ड वाला जो आपके पास है वो रेड को मैंने शो किया डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, डाउनवर्ड शो किया। तो एक की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डाउनवर्ड होगी, दूसरी अगर आप चेक करें तो दूसरी आपके पास अपवर्ड होगी। और वो जो अपवर्ड होगी वो होगी आपके पास फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। तो ये होगी आपके पास अपवर्ड में। अब आते हैं यूनिफॉर्म डिस्टेंस की तरफ। ये जो दो हेलिक्स हैं इनमें जो डिस्टेंस होता है, ये जो दो हेलिक्स हैं यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, हम मेंशन कर भी आए हैं, यहाँ पर अगेन मेंशन कर रहा हूँ आपके लिए। ये आपके पास होता है 20 एंगस्ट्रॉम का, 20 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। लेसन की टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। और बेस पेयर की बात करूँ, ईच टर्न में बेस पेयर कितने होते हैं, इसी कोई मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर बेस पेयर को शो करूँ ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। सॉरी, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर एडेनिन होगा तो दूसरी जगह पर थायमिन होगा। अगर यहाँ पर आपके पास ग्वानिन है तो दूसरी जगह पर साइटोसिन होगा। देन एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन। देन आपके पास एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन। इसी तरह आपके पास ये जो मैंने शो किए हैं ये आपके पास है बेस पेयर। इसको हम क्या नाम देते हैं, बेस पेयर का नाम देते हैं। और ये जो बेस पेयर है, चाहे एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो, चाहे आपके पास अगेन एडेनिन हो, चाहे आपके पास यहाँ पर साइटोसिन हो, या यहाँ पर दूसरे हेलिक्स पर थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, सॉरी एडेनिन, थायमिन, तो यहाँ पर ग्वानिन, तो इन सब जो बेसिस है इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा आपके पास 10 का। यानी मैं जो आपके पास, सॉरी यहाँ पर मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि कितने बेस पेयर इस टर्न के अंदर आ सकते हैं आपके पास। ये जो टर्न है पूरा का पूरा जो टर्न मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, इनके अंदर कितने बेस पेयर आ सकते हैं। तो इन ईच टर्न देयर आर, ये जो टर्न मैंने मेंशन किया है इस टर्न के अंदर कितने बेस पेयर आ सकते हैं, जो बेस पेयर इसमें आ सकते हैं दीज आर 10 इन नंबर। और अगर सिर्फ बेसिस की बात करेगा देन आप क्या चूज करोगे, 10। आगे चलते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे होता है। आप सबको पता है कि डीएनए के अंदर एक सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं जीन। और ये जो जीन है वो इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करता है प्रोटीन के लिए, ठीक है। उसके अलावा हेरिडिटी में भी फंक्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जहां पर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से कॉपी की जाती है, ठीक है। किसके अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर। और ये काम होता है न्यूक्लियस के अंदर। आपके पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, में आपके पास जो है वो डीएनए मौजूद है। अब इस डीएनए से इंफॉर्मेशन कौन लेगा, मैसेंजर आरएनए आएगा आपके पास
ऐसे समझें, चले मैं आपको और अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर दूं। ये जो टर्म्स है इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अब डिटेल के साथ इनको डील करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम इन टर्म्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए बेसिकली ये काम करता है, मैसेज को कॉपी करता है डीएनए से, और फिर यही मैसेंजर आरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस से वो इन्फॉर्मेशन ले जाता है आपके पास राइबोसोम के पास। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास प्रोसेस है दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए जो आपके पास है ये राइबोसोम के साथ अटैच होता है, और फिर ट्रांसफर आरएनए आता है। ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए ये दोनों क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं जेनेटिक कोड को, एक खास सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की, उसमें ट्रांसलेट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन बनते हैं। अब टाइप ऑफ आरएनए से की बात करूं तो उसमें सबसे पहले हम डील करेंगे एक कॉन्सेप्ट को, अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मजबूत बनाएं। ठीक है, एमटीकेट के लिए जो टर्म्स मैंने यहाँ पर मेंशन की थी, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, आए इनको थोड़ा डिटेल के साथ यहाँ पर डील करें, ताकि आपका जो माइंड है वो उस फिल्म को कैप्चर कर सके। जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है, ऐसे समझिए ये एक फिल्म के दो सीन है। अब फिल्म का नाम क्या है, फिल्म का नाम जो आपके पास है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस फिल्म का नाम है। सीन 1 आपके पास क्या है, सीन 1 है आपके पास ट्रांसक्रिप्शन, और सीन 2 आपके पास है ट्रांसलेशन। अब सीन 1 में क्या होगा, सीन 1 में आपके पास जो है वो आपके पास है डीएनए। ठीक है, और इसमें आपके पास जो पोस्टमैन है, ठीक है, जिसका इसमें रोल है वो है मैसेंजर आरएनए। और ये कहां पर हो रहा है, ये जो फिल्म शूट हो रही है वो हो रही है न्यूक्लियस के अंदर, या इसकी लोकेशन है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि आपके पास मैंने लोकेशन के तौर पर यहाँ पर मेंशन किया है न्यूक्लियस को। यहाँ पर डीएनए है जो कि एक हीरो के तौर पर रोल प्ले करेगा, और जो मैसेंजर आरएनए है के पास है मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, डीएनए के पास जाएगा और डीएनए से मैसेज को कॉपी करेगा। डीएनए क्या करेगा, इसको मैसेज देगा, मैसेज को ये क्या करेगा, कॉपी करेगा। कॉपी करने के बाद यही मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, फिर जाएगा राइबोसोम के अंदर, जो कि अब प्रोसेस शुरू होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो नेक्स्ट लोकेशन हमारे पास है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, लाइक हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है, और हमारे पास राइबोसोमल आरएनए है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, आपके पास अगर ये राइबोसोम है, आप सबको पता है कि राइबोसोम के दो पार्ट्स होते हैं, एक लार्जर और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट। अब इस केस में जो आपके पास जाएगा मैसेंजर आरएनए, वो क्या करेगा, इस मैसेज को लेकर जाएगा राइबोसोम के पास। अब ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पर आपके पास आ गया। अब दो और आपके पास जो है वो है ट्रांसफर आरएनए एक, और दूसरा आपके पास है राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पर मैं आर मेंशन कर दूं, राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पर डिफरेंट होते हैं, आपके पास डिफरेंट साइट्स मौजूद होते हैं, उन साइट्स पर ये होगा, और ये बेसिकली पी साइट्स पर काम होता है। ठीक है, पी साइट्स पर आपके पास क्या होगा कि जो राइबोसोमल आरएनए है और जो ट्रांसफर आरएनए है, ये क्या करेगा, जो मैसेंजर आरएनए लाया है इंग्लिश में मैसेज। ठीक है, मैं आपको जो समझाने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि ये लाएगा मैसेज इंग्लिश में। अब ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए को इंग्लिश तो पता नहीं है, ये क्या करेगा, इस इंग्लिश को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि जो डीएनए है वो जो अपने कोड्स है वो देगा मैसेंजर आरएनए को, मैसेंजर आरएनए उसको लेकर जाएगा ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के पास, वो दोनों इनको ट्रांसलेट करेंगे, फिर जाकर ये राइबोसोम उसको समझ सकेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन की लेंथ बना सकेगा और अमीनो एसिड को ऐड कर सकेगा इसके अंदर। ठीक है, और ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो इस प्रोटीन पी साइट पर होती है। ये थी आपके पास डिटेल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स। ठीक है, अब मैं सिंपली आपको बता दूं सिलेबस के अकॉर्डिंग कि जो आपके पास क्या होता है, डीएनए के पास जाता है मैसेंजर आरएनए मैसेज को लेने, जब वो मैसेज ले लेता है तो फिर वही मैसेंजर आरएनए उस मैसेज को लेकर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म में होते हैं राइबोसोम, वो राइबोसोम क्या करते हैं, इस मैसेज को पढ़ नहीं पाते, तो इस मैसेज को पढ़ने के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस बनाने के लिए आपके पास राइबोसोम कॉल करता है ट्रांसफर आरएनए को और उसके अलावा राइबोसोमल आरएनए को। ये दोनों आरएनए आते हैं, देन मैसेंजर आरएनए से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते हैं, फिर जाकर राइबोसोम उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, ये था प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का एंड ट्रांसलेशन का। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब यहाँ पर मैंने टर्म्स इसीलिए मेंशन किए हैं ताकि जो बच्चे वीक हैं वो जरूर इन टर्म्स को रिमाइंड कर सकें, और ये टर्म्स ना सिर्फ वीक बच्चों के लिए हैं बल्कि जो अपने आपको टॉपर भी समझते हैं वो भी इन टर्म्स को नोट कर दें। कभी कभी ये टर्म्स आपके पास एमटीकेट में एज इट इज आ जाती हैं, और ये टर्म्स मैंने अपने नोट से मेंशन किए हैं इसमें। हाइड्रोजन बॉन्ड सबको पता है कि एक वीक बॉन्ड होता है टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और ये तब बनता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन द प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अदर मॉलिक्यूल। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड मैंने बताया कि स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जिस वजह से हम उसको नाम देते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड का।
और ये जो मूव करता है एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और दूसरी जो डायरेक्शन होती है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन होती है। जीन की बात करूं, ये हेरिडिटी है और ये कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन टू सिंथेसाइज स्पेसिफिक प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन डिटेल से पढ़कर आया हूं कि प्रोसेस होता है जिसमें मैसेंजर आरएनए डीएनए से इन्फॉर्मेशन को लेता है, ठीक है, बस इतना प्रोसेस, मतलब डीएनए से इन्फॉर्मेशन को लेना ये काम है ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हम इसे कहते हैं। और ट्रांसलेशन जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिकोड होती है। अगर मैं आपकी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो मैसेंजर आरएनए से इन्फॉर्मेशन ली जाती है ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के थ्रू, फिर उसको ट्रांसलेट की जाती है, फिर जाकर राइबोसोम एक सीक्वेंस बनाता है अमीनो एसिड की प्रोटीन को बनाने के लिए। अब मैसेंजर आरएनए क्या चीज है? मैसेंजर आरएनए बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से लेता है, राइबोसोम के पास लेकर जाता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड को राइबोसोम के अंदर जब प्रोटीन बन रहा होता है। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? ये एक राइबोसोम का कंपोनेंट ही होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक एक टर्म्स मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखी है। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज। व्हाट रोल डू हाइड्रोजन बॉन्ड प्ले इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? बिल्कुल सही जवाब जो बी ऑप्शन है, दैट इज करेक्ट आंसर। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपको पास स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब दो डीएनए मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं वो इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन द प्रोटीन सिंथेसिस? मैसेंजर आरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस मैंने बताया ये डीएनए से इन्फॉर्मेशन को लेता है, बस इसका इतना ही काम है। सो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? टू कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। ये टेबल जो कि इवन केपीके के अंदर आपके पास फेडरल के अंदर टेबल तो नहीं है लेकिन डिटेल के साथ मेंशन करके रखा है, जो कि एक बच्चे जो एमडीके दे रहे हैं उनके लिए डिफिकल्ट होगा। इस वजह से मैंने टेबल में इनको समराइज कर दिया जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन की हुई है। नेक्स्ट बात यहाँ पर करूंगा तो ये सिंध में भी आ चुका है, इवन बलोचिस्तान में भी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में यहाँ पर आ चुके हैं, पंजाब में भी आ चुका है ये। इसमें आपके पास है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए की डेफिनेशन समझें तो ये आपके पास स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट, आप एग्जामिनर पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इट इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ आरएनए, ठीक है। इस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं तो इनको नोट करते जाएं। ये एमसीक्यूज और कितनी न्यूक्लियोटाइड कंटेन करता है ये रेंज मेंशन की गई है फेडरल की टेक्स्ट बुक में एंड इवन दूसरे में भी। तो ये आपके पास कंटेन करता है 75 से लेकर 90 न्यूक्लियोटाइड कंटेन करता है आपके पास ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है बट डुप्लेक्स इनके रीजन होते हैं। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ट्रांसफर करता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड को राइबोसोम को देता है जिसकी वजह से जाकर प्रोटीन बनते हैं। प्रोपोर्शन की बात करूं तो इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेबल और पास पेपर से में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें 10 to 20% होता है। अब आते हैं मैसेंजर आरएनए में। मैसेंजर आरएनए बार बार बात कर रहा हूं कि ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए से और लेकर जाता है राइबोसोम की तरफ। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, बट इसमें एक और बात याद रखें, ये कब डबल हेलिक्स नजर आएगा? डबल हेलिक्स कब नजर आता है? तो ये भी पूछ सकता है डबल हेलिक्स कब नजर आएगा? जब हम इसको फोल्ड करते हैं। व्हेन इट इज फोल्डेड बैक देन इट विल शोन एज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज लाइक एज अ डीएनए, ठीक है। अब आते हैं इस पर फंक्शन इसका जो इनकोड करता है अमीनो एसिड को प्रोटीन के सीक्वेंस में 5% बेसिकली कवर करता है आपके पास मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए की बात करूं तो इट इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ आरएनए व्हिच इज अ कंपोनेंट पार्ट ऑफ द राइबोसोम। इट फॉर्म द राइबोसोमल यूनिट। राइबोसोम के सब यूनिट बनाता है जिसमें आपके पास आते हैं लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। ये हम डिटेल के साथ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डील करेंगे और इसमें ये बात नोट करें इसमें 80% ये कवर करता है। ये कुछ चीजें थी आरएनए से रिलेटेड जो मुझे बतानी थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, टॉपिक यहीं पर एंड हो गया। अगर कोई पॉइंट रहती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ट्रांसफर आरएनए की। लेकिन ट्रांसफर आरएनए जो है डिटेल के साथ फेडरल इवन केपीके एंड सिंध इन तीनों में डिटेल के साथ डिस्कस किया गया इन बलोचिस्तान। सो मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट डील करूंगा। सबसे पहले आपको इनका रोल पता होना चाहिए। ये क्या करते हैं? ये अमाइनो एसिड को कैरी करते हैं, कैरीज अमाइनो एसिड्स, नंबर 1। नंबर 2, ये रीड करते हैं मैसेंजर आरएनए को, ठीक है। उसके बाद इनके पास एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन अब क्या है? एंटीकोडॉन हम उसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टी न्यूक्लियोटाइड। टी न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है हम उसे कहते हैं एंटीकोडॉन। वो भी इस ट्रांसफर आरएनए के पास होते हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये स्ट्रक्चर डिटेल के साथ केपीके एंड इवन फेडरल की टेक्स्ट बुक में मेंशन है, तो यहाँ पर डील करना जरूरी था। इसमें ट्रांसफर आरएनए के पास जो है वो 3 लूप्स होते हैं। फर्स्ट लूप जो होता है दैट इज कॉल्ड द टी लूप, ठीक है। जो फर्स्ट लूप होता है हम उसे कहते हैं टी लूप, इसको हम कहते हैं टी लूप। और यहाँ पर आपके पास एंटीकोडॉन होता है नीचे, जो आपके पास
मिडल लूप होता है, मिडल लूप में जितने भी ट्रांसफर आरएनए हैं ट्रांसफर आरएनए बेसिस के बने हुए होते हैं, उनका नंबर मेंशन किया गया 7 बेसिस के बने हुए होते हैं। तो मिडल लूप है ट्रांसफर आरएनए का, उनमें जितने भी ट्रांसफर आरएनए हैं वो 7 बेसिस के बने हुए होते हैं, 7 बेसिस के बने हुए होते हैं, ठीक है। और जो मिडल 3 हैं वो बनाते हैं, मिडल 3 बेसिस हैं वो बनाते हैं एंटीकोडॉन, फॉर्म द एंटीकोडॉन। अब एंटीकोडॉन क्या है? एंटीकोडॉन मैंने बताया कि इट इज सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, और ये जो सीक्वेंस होती है बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है जो कोडॉन मैसेंजर आरएनए लाता है। एंटीकोडॉन इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू स्पेसिफिक कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इसमें एक और लूप होता है जिसे हम कहते हैं डी लूप। ये डी लूप क्या करता है? डी लूप आपके पास जो है ये एक्टिवेशन एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है, इट रिकॉग्नाइज द एक्टिवेट एंजाइम, ठीक है। इसमें एक और लूप है जिसे हम कहते हैं थीटा लूप। थीटा लूप यहां पर मेंशन नहीं है, बट याद रखें जो आपके पास थीटा लूप होता है, थीटा को मैसेज करते हैं थीटा लूप। थीटा लूप रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक प्लेसेस ऑन राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन बनते हैं तो राइबोसोम पर कुछ स्पेसिफिक प्लेस होती हैं, जगह होती हैं, जिसको रिकॉग्नाइज करता है आपके पास थीटा लूप, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नंबर्स मेंशन किए जाते हैं, इवन सिंध, केपीके, पंजाब और बाकी जितने भी हैं प्रोविंस उनकी बुक के अंदर, कि जो आपके पास ट्रांसफर आरएनए हैं नेचर में वो कितने हैं और ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने होते हैं। ट्रांसफर आरएनए की बात की गई है कि देयर इज एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 1 ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच ऑफ द 20 अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन। का मतलब ये है आपके पास एक प्रोटीन है, ठीक है, एंड मोस्टली प्रोटीन में जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड को सिर्फ एक ट्रांसफर आरएनए, उनके पास कम से कम एक ट्रांसफर आरएनए तो जरूर होता है, ठीक है। और इसमें एक दूसरी बात की जाती है कि नेचर में आपके पास कितने ट्रांसफर आरएनए होते हैं। तो देयर आर 60 ट्रांसफर आरएनएस आर फाउंड इन नेचर। उसमें भी फर्दर आपके पास एक नंबर मेंशन किया गया है सिंध और इवन फेडरल की टेक्स्ट बुक के अंदर, इवन केपीके के अंदर भी है। तो 45 है इन 16 में से वो आपके पास ह्यूमन बीइंग में मिलते हैं, ह्यूमन बीइंग्स कैन हैव। कुछ बातें थी जो इनमें कॉमन है। अब जो फेडरल की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज मेंशन की गई है, एक माइक्रोस्कोप होती है जिसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। वो मैं नीचे यहाँ पर मेंशन कर दूँ, इस इंफॉर्मेशन को जरूर नोट करें, फेडरल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मेंशन है, ठीक है। आपके पास एक माइक्रोस्कोप है जिसको हम कहते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इस बातें इसमें नोट करें आप, ये जो माइक्रोस्कोप है किसने इन्वेंट की, किसने इन्वेंट की। इसमें साइंटिस्ट का नाम आता है जर्ड विनिंग, और एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेनरिच बोरर, ठीक है। इन्होंने इन्वेंट की थी, कब की थी? 1918 के अंदर, 1918 के अंदर इनको इन्वेंट किया गया था। और इनका काम क्या है, पर्पस क्या है इस माइक्रोस्कोप का? माइक्रोस्कोप का पर्पस यह है कि माइक्रोस्कोप टू व्यू एटम्स ऑन दी सॉलिड सरफेस। एक सॉलिड सरफेस है, उस पर एटम को देखने के लिए इस माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें इवन नैनो टेक्नोलॉजी से भी नीचे तक हम देख सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्जर्व लो, नैनो आपके पास होता है 10⁻⁹। इससे भी कम आपको अगर देखना है तो आप यूज करेंगे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का। ये कुछ चीजें थी जो कि फेडरल की टेक्स्ट बुक में मेंशन है, ये चीजें आपके पास फेडरल की टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है। अगर मैं मुझे जो पेज नंबर आई थिंक 54 या 55 के पेज में तकरीबन होगा, ये पॉइंट वहां पर मेंशन होगी, ठीक है। यहाँ तक आपके पास ये टॉपिक एंड होता है।
जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर डील कर दी हैं। अब एक मेरा क्वेश्चन है कि जो आपके पास डीएनए होता है, डीएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके पास सेकंड नंबर जो कार्बन है, वहां पर आपको मैंने अभी भी पढ़ा है कि वहां पर हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वहां पर आपको हाइड्रोजन एटम क्यों अटैच करना होता है? वहां पर आप हाइड्रोक्साइल ग्रुप तो अटैच भी कर सकते हो ना, वहां पर आप हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी अटैच कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं करते? सोचें भाई सोचें। डीएनए में जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड होता है उसके सेकंड नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्यों नहीं अटैच होता? ठीक है, तो बेटे इसका यही पर्पस होता है कि जो आपके पास ये जो हाइड्रोजन एटम है ये क्या करता है, जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव तोड़ना होता है, टू ब्रेक वेन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक, देन यही आपके पास हाइड्रोजन एटम पार्टिसिपेट करता है। इसकी पार्टिसिपेशन इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि मुझे शायद फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने पढ़ी थी, आई थिंक पेज नंबर 55 के अंदर मेंशन होगा। ठीक है, कि जो आपके पास आरएनए होता है, ओके, आरएनए डिग्रेडेड यूजुअली विद इन योर सेल 30 मिनट। आपके सेल के अंदर आरएनए को डिग्रेड होने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है, इनको ज़रूर नोट करें, और ये पॉइंट फेडरल के टेक्स्ट बुक में आई थिंक 55 नंबर पेज पर मेंशन होगी। विश यू बेस्ट ऑफ द लक, और जो न्यू है इस चैनल पर उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इन चैनल को शेयर करते रहें ताकि और भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। हम इंशाल्लाह एमसीक्यू सीरीज भी लाएंगे इसी चैनल पर, जिसमें हम 10,000 से भी ऊपर, ठीक है, एमसीक्यूज को सॉल्व कराएंगे। और विश यू बेस्ट ऑफ द लक। अल्लाह हाफिज़।